नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज दर्ज होगी एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बयान, पहलवानों ने बताया अपनी जीत। कर्नाटक के रण में बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी जंग। शाह बोले प्रधानमंत्री का दुनिया में सम्मान, लेकिन कांग्रेस करती है अपमान। राहुल का दावा, कर्नाटक में बनाएंगे सरकार। अगले साल 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर का काम जोरों पर। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ किया 91 एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन। 18 राज्यों और 2 यूटीज के 84 जिलों में होगा प्रसारण। पीएम बोले मैं रेडियो पर श्रोता भी, होस्ट भी। बाजार में जारी है तेजी का झटका। निफ्टी 18,000 से ऊपर हुआ बंद। मुंबई की बेस्ट बसों में शोर मचाना पड़ेगा भारी। स्पीकर पर फोन चलाने या चिल्लाकर बात करने पर 5,000 तक का जुर्माना, 3 महीने की जेल का भी प्रावधान। और आज रिलीज होगी मणिरत्नम की फिल्म PS2। रिलीज के पहले दिन पठान और KGF 2 जैसी फिल्मों को टक्कर। खबरों की शुरुआत करेंगे कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को हलफनामा दायर करने को कहा है और दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की बात कोर्ट से कही है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी है। इस मुद्दे पर पहलवानों को नीरज चोपड़ा, वीरेंद्र सहवाग, सानिया मिर्जा, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जैसी हस्तियों का समर्थन भी मिला है। पहलवानों ने WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमने कोर्ट में गुहार लगाई कि जी आप इस केस को डिस्पोज ऑफ ना करें, इसको पेंडिंग रखें और जो ये कंप्लेनेंट लड़कियां हैं इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये सब सुन के कोर्ट ने डायरेक्शन दी है दिल्ली पुलिस को कि जो माइनर लड़की है उसको पॉजिटिवली एक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और कमिश्नर पुलिस दिल्ली को डायरेक्शन ये भी दी है कि जो बाकी लड़कियां हैं उनकी भी थ्रेट परसेप्शन असेस की जाए और अगर ये लगता है कि उनको भी थ्रेट है तो उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो इस डायरेक्शन के साथ केस एडजर्न किया है। अगली डेट पे कोर्ट एग्जामिन करेगी कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है इस केस। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा क्या कुछ डिटेल्स हैं इस खबर पर आपके पास? देखिए, पहलवानों ने जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह है उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसको लेकर के पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में छठे दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने पहले दिल्ली के कनाट प्लेस में एक याचिका दायर की थी, शिकायत दी थी और कहा था कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद जो पहलवान है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को में एक याचिका दायर की और गुहार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। दिल्ली पुलिस ने आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज शाम तक हम इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर लेंगे। तो पूरी एफआईआर दर्ज करके शाम को दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करने की शुरुआत कर देगी। अब देखेगी कि जो यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं, मनमानी करने के आरोप जो खिलाड़ी लगा रहे हैं वो किस हद तक सही है। तो हमें दिल्ली पुलिस की अब जांच का इंतजार करना पड़ेगा, कब दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी करती है और कब उसके ऊपर अपनी चार्जशीट फाइल करती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर चुनाव प्रचार में अब राजनीतिक पार्टियों के धुआंधार प्रचार का दौर चल रहा है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को अब मुद्दा बना लिया है। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में हैं। उन्होंने एक जनसभा के दौरान खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया भर में सम्मान है, लेकिन कांग्रेस नेता अपने बयानों से प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है
हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार को 40% की सरकार बताया और कहा कि हमारी सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हमें 40% सरकार कहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये 40% देते हैं। प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमारी सरकार आने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अब बात अयोध्या की, जहां पर निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होगी। उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट किया है कि 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक राम मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है। अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन भी किया था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 वॉट कैपेसिटी के 91 FM रेडियो स्टेशनों का उन्होंने उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में इन FM रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इन नए 91 FM रेडियो स्टेशनों से रेडियो कनेक्टिविटी 35,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ेगी। ये रेडियो स्टेशन उन इलाकों में शुरू किए गए हैं जहां से इनके लिए मांग की गई थी। तो वहीं बॉर्डर से लगे कुछ इलाके भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये ट्रांसमीटर्स वहां भी लगाए गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरा रिश्ता रेडियो पर दोनों तरह का है। मैं एक श्रोता भी हूं और एक होस्ट भी। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। और अहमदाबाद मुंबई के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन का काम गति पर है। अहमदाबाद में मल्टी जंक्शन बनकर तैयार हो गया है और पहले स्टेशन का काम भी पूरा होने को है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद से नाडियाड आनंद तक चल रहे बुलेट ट्रेन के काम का जायजा लिया। आप भी देखें। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए अहमदाबाद के साबरमती विस्तार में जंक्शन बनकर तैयार हो गया है। यहां बुलेट ट्रेन, मेट्रो, BRTS, इंडियन रेल का कनेक्शन होगा और यहीं से पैसेंजर आया जाया करेंगे। यहां से आगे सबसे पहला स्टेशन पड़ता है नडियाद और आनंद। यहां पर भी काम लगभग पूरा होने पर है। 1863 में जब अहमदाबाद सूरत के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी तब अहमदाबाद में सिर्फ एक कपड़ा मिल थी, जो साल 1900 में बढ़कर 100 हो गई। अब उद्योग जगत को बुलेट ट्रेन से भी काफी उम्मीदें हैं। मुंबई मतलब महाराष्ट्र और अहमदाबाद मतलब गुजरात, ये दोनों की औद्योगिकता इतनी बड़ी है इन दोनों राज्यों में, और ये होने से इतना छलांग ग्रोथ हो जाएगा कि हर तरह से बेनिफिट होगा। इंडस्ट्रियल बेनिफिट, टूरिस्ट बेनिफिट, ट्रैवल बेनिफिट, हर तरह का बेनिफिट होगा। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच 8 घंटे के सफर को 3 घंटे का कर देगी। अभी इस रूट पर रोज करीब 30,000 यात्री ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और लगभग इतने ही रोड और प्लेन से। बुलेट ट्रेन इस ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा हिस्सा बटाएगी।
गुजरात और महाराष्ट्र के केमिकल, टेक्सटाइल, डायमंड और अन्य उद्योगों को इसका फायदा होगा। ट्रेन के जरिए विकास का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और इस बार तो बुलेट ट्रेन है। इससे न केवल पैसेंजर की सुविधा बढ़ेगी, लेकिन उद्योग जगत भी बुलेट ट्रेन के पास बहुत बड़ी आस लगाकर बैठा है। केतन जोशी, नडियाद आनंद, बुलेट ट्रेन स्टेशन। और मुंबई की सब अर्बन सर्विस बेस्ट की बसों में मोबाइल को स्पीकर मोड पर चलाना या जोर जोर से बात करना अब भारी पड़ सकता है। यहां पर कंप्यूटर्स की तरफ से जो शिकायत मिलने के बाद बेस्ट ने इस पर बैन लगा दिया है। अब ऐसा करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और 3 महीने की जेल भी इसमें हो सकती है। बेस्ट ने बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 38 के तहत ये बैन लगाया है और इस कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर साउंड और म्यूजिक के जरिए डिस्टर्बेंस करने के खिलाफ काम ये करता है। अब बेस्ट की हर बस में इस चेतावनी के साथ स्टिकर लगाए जाएंगे कि स्पीकर फोन पर वीडियो या म्यूजिक आप ना सुने और फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बात आप ना करें। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है। यात्री ऐसी किसी भी स्थिति में बस के कंडक्टर से शिकायत इसकी कर सकते हैं और कंडक्टर अपनी तरफ से भी इसकी निगरानी करेंगे। क्या पूरे देश में बसों, ट्रेनों और सार्वजनिक जगहों पर स्पीकर पर मोबाइल चलाने पर बैन लगना चाहिए? आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 5:57 पर। और सरकार 2026 तक इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लक्ष्य से पीछे चल रही है। 2026 तक $300 अरब का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रियलिटी चेक के मुताबिक सरकार इसका 75% ही हासिल कर सकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम लाने के बावजूद सरकार अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगी। सरकार ने 2026 तक $300 अरब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है, लेकिन रियलिटी चेक के मुताबिक सरकार मात्र $225 बिलियन का उत्पादन ही हासिल कर सकेगी। इस कमी के पीछे 3 कारण हैं। पहला, घरेलू मांग का सुस्त होना, दूसरा, चीनी कंपनियों का भारत से निर्यात नहीं करना और तीसरा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेने वाली कंपनियों का अपने उत्पादन टारगेट का पूरा नहीं कर पाना। इतना ही नहीं, बढ़ चढ़कर भारत से निर्यात करने वाली कंपनी एप्पल भी अपने निर्यात टारगेट को हासिल नहीं कर सकेगी। सरकार आईटी हार्डवेयर को बढ़ावा देने वाली पीएलआई स्कीम लेकर आई थी, लेकिन इसकी मांग भी सुस्त रही। सरकार के अनुमान के मुताबिक इससे $25 बिलियन का उत्पादन होता, लेकिन अब ये 2026 तक मात्र $6 बिलियन तक सीमित रहेगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि रियलिटी चेक के बाद सरकार खामियों को दूर कर सकती है। एज थिंग्स स्टैंड नाउ हमारी अचीवमेंट लग रही है $225 बिलियन के आसपास, तो करंट सर्कमस्टांसेस में अचीव हो जाएंगे। और जो गैप है उस पे एनालिसिस करके सरकार और इंडस्ट्री पार्टनरशिप में पूरे एफर्ट करेगी कि वो गैप भी ना हो और ये जो हिस्टोरिक ग्रोथ है वो 3 गुना नहीं 4 गुना ही डिलीवर की जाए नेशन को। सरकार ने उम्मीद जताई थी कि मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन $126 बिलियन का हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी $100 बिलियन के आसपास है। हालांकि जानकार मानते हैं कि सरकार नई पीएलआई स्कीम लाकर और उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जोड़कर उत्पादन बढ़ा सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की। बाजार में लगातार 7 दिनों की तेजी के साथ मार्केट बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी 16 फरवरी के बाद 18,000 के पार आज बंद हुआ, तो वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ आज बंद हुए। सेंसेक्स 463 अंक और निफ्टी 150 अंक चढ़कर बंद हुआ। आइए मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं आज के मार्केट की हाइलाइट्स क्या कह रहे हैं? तो आज क्लियरली बाजार के लिए जबरदस्त दिन रहा। कल एक्सपायरी में हमने तेजी देखी और आज वो तेजी का मोमेंटम कंटिन्यूड रहा। इनफैक्ट 18,000 के ऊपर हम निफ्टी पे क्लोज होने में सक्षम रहे। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो लग रहा था आज ही 18,100 भी पार हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तेजी, कोई भी सेक्टर लाल निशान में नहीं था, सभी के सभी सेक्टर्स ने आज तेजी दिखाई। इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी, खास करके मिड कैप आईटी में। पीएसयू बैंक्स कहिए, रियल एस्टेट शेयर्स कहिए, आपको बहुत ही अच्छी मोमेंटम सभी सेक्टर्स में दिखी। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम बाजार का देखें तो 3:2 था और बहुत ही कम मार्जिन से आपको
डिक्लाइंस आते हुए दिखाई पड़े। तो बहुत ही अच्छा मार्केट का मोमेंटम और मिड कैप स्मॉल कैप्स ने भी आज अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया। जी, इसके अलावा सेक्टर्स, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे सेक्टर्स ने आज बहुत अच्छा किया, तो एक बार बता दीजिए सेक्टर्स का हाल। तो अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो यहाँ अदानी ग्रुप के शेयर्स आपको दिखेंगे। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स, ये दोनों ही शेयर्स में 3% से ज्यादा की आज तेजी आपको आती हुई दिखाई पड़ी। इसके अलावा नेस्ले इंडिया और विप्रो ने जो बायबैक अनाउंस किया उसके बाद अच्छे नतीजे भी हुए, इसके कारण स्टॉक में 3% का मोमेंटम आपको दिखा। लूजिंग साइड पे एक्सिस बैंक, क्योंकि इन्होंने एक सरप्राइज लॉस पोस्ट किया तो रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक में 2.5% की मंदी। टाइटन, ओएनजीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील वो दूसरे स्टॉक्स है जहां हल्का फुल्का आपको मूड माहौल वीक साइड पे दिखा। तेजी की साइड पे आरईसी आज एफएनओ में टॉप गेनर्स में से ये शामिल रहा। जी, लॉरस और अदानी पावर, ये स्टॉक्स में भी आपने 5% के गेन्स देखे। लूजिंग साइड पे मिड कैप जो थे श्रीराम फाइनेंस, खराब नतीजों बाद स्टॉक 5% नीचे। क्रॉम्पटन और एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स में भी आपने हल्की फुल्की मंदी देखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिला के कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल, और बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि बैंकों के वैल्यूएशन अच्छे हैं और भारत में बैंकों का अच्छा प्रदर्शन जारी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ बैंकों के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट अच्छे आए, मगर बैंक पीक पर आना अभी बैंकों का बाकी है। एक्सिस के भी नंबर्स ठीक ठाक थे, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी मतलब कंप्लेन करने वाले नहीं थे। अब एक यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है कि क्या ये पीक अर्निंग्स थी बैंकों की, या बैंकों में अभी भी यहाँ से आगे दमखम है? आपका व्यू क्या है इस समय सबसे बड़े सेक्टर को? हाँ, देखिए सबसे बड़ा है इसमें क्या है, देखिए आप कॉर्पोरेट क्रेडिट कॉस्ट वही मतलब थोड़ा पिकिंग आउट है इन द सेंस दैट जैसे आईसीआईसीआई बैंक में निगेटिव हो गया क्रेडिट कॉस्ट, सो अभी मेरे ख्याल एसबीआई में क्रेडिट निगेटिव नहीं हुआ ना। नहीं, अभी एसबीआई का नंबर्स तो अभी आने के हैं। हाँ। लेकिन जब एसबीआई में निगेटिव आएगा ना क्रेडिट कॉस्ट, कोई न कोई 2-4 क्वार्टर आएगा, साल आएगा, इस साल या अगले साल 24 में आएगा, 25 में आएगा, उनका भी क्रेडिट कॉस्ट निगेटिव होगा। That I would say is the peak. Is the peak. Yeah, peak of profitability and all. And उस समय जो वैल्यूएशन है, अब क्या सब बहुत होशियार भी हो गए हैं तो वैल्यूएशन पहले ही करेक्ट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पीक प्रॉफिट का पीक वैल्यूएशन है, ऑलरेडी वैल्यूएशंस आर वेरी सबड्यूड। और बाजार में क्या तेजी के संकेत मिल रहे हैं और क्या बाजार में बॉटम बन गया है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात जिया खान आत्महत्या मामले की, जिसमें बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। आज मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिया खान की मौत के 10 साल के बाद कोर्ट ने सूरज पंचोली को सबूतों की कमी के चलते सुसाइड नोट में लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया। 3 जून 2013 को जिया ने सुसाइड किया और तब से ये मामला अदालत में था। आज बरी होने के बाद सूरज ने अपना पहला रिएक्शन भी इस पर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया है कि सच की हमेशा जीत होती है। हालांकि अभी जिया खान की मां ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहां पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ the abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. चैलेंज करेंगे? Well, yes, why not? और मणिरत्नम की मच अवेटेड फिल्म PS2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म को लेकर फैंस में खासा क्रेज है, तो वहीं मेकर्स को भी फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। जानकारों का ये कहना है इस फिल्म को लेकर कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस कर सकती है और रिलीज के पहले दिन ही पठान और KGF 2 जैसी फिल्मों को ये टक्कर दे सकती है। आपको बता दें कि ये फिल्म दक्षिण भारत के चोल राजाओं पर बनी एक पीरियड फिल्म है, जिसका पूरा नाम पेन्नियई सेल्वन यानी कि कावेरी नदी का पुत्र है। कावेरी नदी को तमिल में पोन्नी कहते हैं। माना यह जाता है कि जब चोल राजा उनका जब राजा राज प्रथम 5 साल से के थे तब कावेरी में वो गिर गए थे और उन्हें कावेरी ने ही बचा लिया था, इसलिए उनका नाम पोन्नियन सेल्वन यानी कि कावेरी नदी का पुत्र पड़ गया था। PS1 का दूसरा पार्ट है जो कि पिछले साल 30 सितंबर को रिलीज हुई थी, उससे भी काफी उम्मीदें थी और फिल्म ने अच्छा किया था। अब दूसरी जो पार्ट है इससे भी काफी उम्मीदें हैं। चोल वंश को जड़ से मिटा देंगे। क्या
क्या पूरे देश में बसों, ट्रेनों और सार्वजनिक जगहों पर स्पीकर पर मोबाइल चलाने पर बैन लगना चाहिए? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।